सेबी के हाल के स्पष्टीकरण की कॉर्पोरेट जगत में काफ़ी चर्चा है। कॉर्पोरेट जगत में चर्चा इसलिए है क्योंकि कई लोग इस फैसले को जो लिया गया है प्रमोटर्स से जुड़ा हुआ उसको बेतुका बता रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि इससे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब आप ये समझिए कि वो फैसला क्या है। सेबी के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों को प्रमोटर के अनिवार्य रूप से अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी देने की बात कही गई है। खुलासा करना होगा। इन रिश्तेदारों में प्रमोटर के पति या पत्नी के माता पिता भी शामिल हैं, विवाहित बच्चों के पति या पत्नी उनके माता पिता शामिल हैं। इसके साथ ही उन संस्थाओं के बारे में भी जानकारी देनी होगी जहां इन रिश्तेदारों के पास 20% से अधिक की हिस्सेदारी है। सेबी के इस फरमान को सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े जो लॉयर्स हैं वो बेतुका और अव्यवहारिक बता रहे हैं। सर, ये इन लॉज का नियम कैसे काम करेगा? मतलब सास ससुर फिर बच्चों के भी माता पिता, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो गई। सेबी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बढ़ा रही है और ये बड़ा दायरा है। अगर अभी आप देखें तो प्रमोटर्स की परिभाषा स्पष्ट है सेबी के नियमों में। जो प्रमोटर्स ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि फाउंडर्स के जो संस्थापक के जो रिलेटिव्स हैं, जैसे कि उसके स्पाउस पति या पत्नी और उनके पेरेंट्स यानी उनके पति पत्नी के माता पिता, जो मैरिड चिल्ड्रन हैं उनके स्पाउस और बाकी पेरेंट्स को शामिल किया गया। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत अगर फाउंडर की बेटी डॉटर प्रमोटर है किसी लिस्टेड कंपनी में, तो उसे अपने हस्बैंड, सन इन लॉ और उसके बाद उसके पेरेंट्स और बाकी जो उसके परिवार की रिलेटेड एंटिटीज हैं उनके नाम डिस्क्लोज करने होंगे। समझना इस मामले में ये जरूरी है कि सेबी को ये दिख रहा है कि भारतीय कंपनियों में अब शेयर होल्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होती जा रही है। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा कंपनियों में हिस्सेदारी के तौर में फैमिली ऑफिसेज से आ रहा है। फैमिली ऑफिसेज की कार्यप्रणाली और ज़्यादा लेयर्ड है, तो इसलिए सेबी अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। एक और इसमें से महत्वपूर्ण और दिलचस्प संकेत पकड़ा जा सकता है कि सेबी जो जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है भारतीय कंपनियों की ओनरशिप में, क्योंकि पुरानी जनरेशंस जा रही हैं, बदल रही हैं, नई जनरेशंस आ रही हैं, उनमें कई जगह महिलाएं आगे आ रही हैं, कई जगह बेटियां या परिवार की महिलाएं कंपनियां संभाल रही हैं। इस शिफ्ट को पकड़ने की कोशिश की जा रही है कंप्लायंस के जरिए। इसलिए ये प्रमोटर्स के लिए निश्चित तौर पर ज़्यादा जटिल, ज़्यादा कठिन होगा और इसीलिए जो लॉयर्स हैं उसको एब्सर्ड बता रहे हैं या इसको बहुत ज़्यादा दूर तक जाने वाला, खींचने वाला प्रावधान बता रहे हैं कंप्लायंस का। पर सेबी का यह मानना है कि निवेशकों के विश्वास के भरोसे की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, चाहे वो व्यक्ति हैं, परिवार के या एंटिटीज हैं, उनके बारे में सारी जानकारी निवेशकों को मिलनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं और एफएमसीजी पर हाल में हुई जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसके लिए सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सख्त निगरानी रख रही है। सरकार को ग्राहकों की ओर से शिकायतें मिली थी कि 22 सितंबर को जीएसटी कटौती लागू होने के बाद भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। अधिकारी ये देख रहे हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म्स कीमतों से जुड़े नियमों का पालन कर रहे हैं और टैक्स में कटौती से मिलने वाले फायदे उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। सर, ये शिकायतें तो तमाम जगह हो सकती थी, ई कॉमर्स पर सबसे पहले क्यों टारगेट किया गया? शुभम, सुनने में अच्छा लगता है, सरकार भी कह ही देती है ऐसी सारी चीज़ों में। पहली चीज़ तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है जीएसटी के पास ऐसा जिस मैकेनिज्म के जरिए मॉनिटर किया जा सके। कीमतों की मॉनिटरिंग उपभोक्ता मंत्रालय करता है, जो कि अलग से कीमत से इन्फ्लेशन की मैपिंग करता है। तो पहली चीज़ तो है कि कैसी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके नतीजे क्या है हमें पता नहीं है। दूसरी बात यह कि जो एंटी प्रॉफिटियरिंग का पूरा ढांचा है जीएसटी का, वो तो ध्वस्त हो चुका, खत्म हो गया। एंटी प्रॉफिटियरिंग सेल को बंद भी कर दिया गया। तो अभी तो ये देखना होगा कि रियायतों की मैपिंग, जो रियायतें हैं उनकी मैपिंग कैसे हुई है, और ये बहुत दुविधा की स्थिति है। अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर या किसी ऐप पर जाकर देखें, जो कि हम लोग करते हैं शॉपिंग, अगर आप देखें तो आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं वो वास्तव में वो सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ है। उसकी जगह कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए हैं या उनकी पैकेजिंग कुछ रिवाइज हुई, अभी इतना कहना मुश्किल है। शिकायतें वास्तव में कई जगह हैं, जायज़ हैं, क्योंकि जैसे दूध और दही और घी जैसे प्रोडक्ट हैं जिन पर तो कीमतों में कमी की चर्चाएं सब जगह थी, पर ई कॉमर्स में कई जगह हमें उस पर बड़ी रियायत होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अभी हमें मानते हैं कि एक सप्ताह बीता है, इसको कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, इन्वेंट्री को रीसेटल करने की कोशिश कर रही हैं। बड़ी इन्वेंट्री होती है ग्रॉसरीज की और ई कॉमर्स कंपनियों की। 1 महीने के भीतर हमें ये समझ में आएगा, जब लोग 1 महीने बाद अपने खर्च के ग्रॉसरी के बिल देखेंगे, तो उससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या होगा कि आपने पिछले महीने जितना पैसा खर्च किया था किचन की ग्रॉसरी खरीदने पर, अगर उससे पैसा कम खर्च हुआ है आपका इस महीने के दौरान, तो उसका असर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा।
विजयदशमी से एक दिन पहले सरकार ने महंगाई का झटका दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 15 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में ये 1595 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। इससे पहले लगातार 5 महीने तक इसके दाम में कटौती हुई थी। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। एटीएफ की कीमतों में ज़रूर 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। सर, ये किस बात का संकेत समझा जाए? क्या हम लोग अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बोनस पॉइंट में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर $69-70 के आसपास है। हालांकि आज थोड़ा नीचे में दिखाई दिया है, लेकिन रुपए की कमजोरी के कारण भारत को जो मिलने वाले फायदे थे वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और जो नौबत है उसमें अब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें या तो बढ़ाने की नौबत आएगी या फिर कंपनियों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात 2-3 दिन पहले हमने अपनी चर्चा में संकेत दिया था। हम उसकी शुरुआत देख सकते हैं। जहां पर प्राइसेस कंट्रोल्ड नहीं है, जहां सरकार सीधे कीमतें तय करने में दखल नहीं देती, उन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने लगी। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, एटीएफ की कीमतें बढ़ गई, जिसका असर हमें आने वाले समय में विमान के किरायों पर भी दिखाई देगा। तो अगर रुपया कमजोर होता रहा, कच्चे तेल को लेकर, क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, रूस की सप्लाई टूट रही है, यूक्रेन के हमले से रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है, अगर वो बाजार में उसकी आपूर्ति नहीं बढ़ी और कच्चा तेल $70 पर बैरल के आसपास रहा, खासतौर से ब्रेंट रहा, तो फिर हमें आने वाले दिनों में ऑयल कंपनियों पर तो और ज़्यादा बोझ बनता देख सकता। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना लगभग ना के बराबर है। बिहार का चुनाव है, सरकार तात्कालिक तौर पर फिलहाल अभी पेट्रोल डीजल महंगा करने का तो जोखिम नहीं लेगी। तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी इसका जरूर असर पड़ेगा। तो जहां इस असर को निकाला जाना था, वहां पर कमर्शियल सिलेंडर और एटीएफ को महंगा कर दिया गया।